हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 6 की ऑप्टिकल एंड एक्सरे स्पेक्ट्रम। और इस ऑप्टिकल एंड एक्सरे स्पेक्ट्रम में हम लोग बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स वाला जो पार्ट है जिसमें रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, फिशन एंड फ्यूजन, ये डिस्कशन करना है। पार्टिकल फिजिक्स के बारे में जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन है वो सब डिस्कस कर लिया है। तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हमको दो चार चीज़ें ज़रा जानने की ज़रूरत है। तो पहले ज़रा दो चार चीज़ें वो जो जान लें हम, उसके बाद हमारे लिए थोड़ा लाइफ आसान हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है बताता हूँ मैं आपको कि एकदम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं इसको लेक्चर को, जिससे कि कोई भी छोटी छोटी चीज़ बची ना रह जाए। तो पहली बात तो ये कि न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो किसी एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर से डील करती है। मतलब हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा है। अगर आप मेरा एटॉमिक थ्योरी का लेक्चर नंबर 1 देखो तो उसमें आप देखोगे कि मैंने एटम के बारे में बेसिक आइडिया दिया है। तो बेसिकली हमें पता है एटम क्या होता है। एटम में एक न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की खास बात ये होती है कि एटम का पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज इस छोटे से रीजन में होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर तुम एटम के साइज की बात करो तो एटम का साइज होता है 10 to the power -10 मीटर का। लेकिन अगर तुम न्यूक्लियस का साइज की बात करो तो वो 10 to the power -15 के साइज का होता है। एक फर्मी के आसपास होता है। ठीक है, 10 to the -13 भी बोलते हैं कभी कभी, ये होता है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये हम लोगों ने पार्टिकल फिजिक्स में भी देखा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो हमारे बैरियॉन्स होते हैं, हेड्रॉन्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक बात हुआ। अब अगर हम जरा और थोड़ा सा देखें, बात को समझें, तो क्या है वो ये है कि अगर मान लो किसी एटम को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये Z लिखा हुआ है, ये A लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है। ये एटम की बात हो रही है ना, ये सिंबल है एटम का, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको बोलते हैं मास नंबर, और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है तो इतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक, ये तब की बात हो रही है, पूरे एटम की बात हो रही है। तो अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में हमारे पास जो समझने लायक बचेगा वो ये बचेगा और ये बचेगा। न्यूक्लियस कैसे बनता है, जैसे आप उसके सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो बचेगा वो आपके पास न्यूक्लियस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी तरीके से आप एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दो तो आपके पास ये आयन बचेगा। ये बेसिकली न्यूक्लियस भी है हाइड्रोजन का, और इसे हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। यहां इस केस में प्रोटॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। हम प्रोटियम की बात कर रहे हैं। प्रोटियम में एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटीरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। अगर ड्यूटीरियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसे सीधे प्रोटॉन नहीं बोल पाओगे, क्योंकि उसमें एक न्यूट्रॉन भी है। ट्राइटियम में एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। ठीक, तो अभी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एटम हुआ। मजे की बात है, इसको मास नंबर बोलते हैं। लेकिन आपने देखा है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्यों किसी एटम का जो मास नंबर है वो एक इंटीजर होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो एक फ्रैक्शनल नंबर होता है। ऐसा क्यों? यहां तो देखो समझ में आ रहा है क्यों इंटीजर होना चाहिए मास नंबर। क्यों?
क्योंकि ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ के बनाया गया है। अब प्रोटॉन का नंबर है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1.5 प्रोटॉन थे भाई, या तो एक प्रोटॉन होगा या 2 प्रोटॉन होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोटॉन का जो नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं है, वो इंटीजर है। उसी तरीके से न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो भी फ्रैक्शन नहीं है, वो इंटीजर है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मास नंबर हमारा इंटीजर होता है। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आंसर करना रह गया, और वो ये है कि ये बताओ कि एटॉमिक मास फ्रैक्शन क्या होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके बाद हम उसी को एड्रेस करने जाएंगे। एटॉमिक मास जो होता है वो हमारा फ्रैक्शन होता है मोस्टली, कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि अच्छा यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा इसके अंदर की बात डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लें कि जैसे हमारे पास अलग अलग स्केल के ऑब्जेक्ट हैं। जो ऑब्जेक्ट एटम के साइज, एटम के लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एंगस्ट्रॉम में। जब हम अगर यूनिवर्स की बात करते हैं, सन और अर्थ की और बहुत सारे की बात, तो हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की या लाइट ईयर्स की। तो अलग अलग जगह पे हम अलग अलग टाइप की यूनिट यूज़ करते हैं। मास के लिए अलग यूनिट यूज़ करते हैं और डिस्टेंस के लिए अलग यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक एटम है, उस एटम का मास अगर आप ऐसे, या सोना है, आपने सोना खरीदा, एक तोला सोना जो है वो 10 ग्राम के बराबर होता है। तो अब उस 10 ग्राम को आप बताने लगो कि नहीं ये तो 0.001 किलोग्राम है, तो वो ऑड हो जाएगा। तो हमारे पास छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग यूनिट है, बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग यूनिट है। खास बात यह है कि फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, चाहे आप छोटे नंबर से रिप्रेजेंट करो चाहे बड़े नंबर से रिप्रेजेंट करो, बेसिक आइडिया सेम है, वो नंबर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर का होता है, दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम आपके लिए सोचना और कंसीव करना एक सिंपल मेथड है आपके लिए। वो अलग बात है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है, वो हमारा सेम होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ आपकी बाल जो है मेरा 10⁻⁻6 के मीटर के साइज का है, तो आपको समझ नहीं आएगा 10⁻�6 क्या होगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम मिलीमीटर तक तो समझ लेते हैं, 0.5 मिलीमीटर तक भी समझ लेते हैं, लेकिन माइक्रोमीटर समझने में हमें थोड़ा परेशानी होने लगता है, क्योंकि बहुत छोटा यूनिट दिखता नहीं आँख से। आई मीन द मेजरमेंट जब तुम करोगे तो, वैसे तो बाल हमें आँख से दिख रहा है, तो हम बोलते हैं कि नहीं एक माइक्रोन का है, तो अब हमें समझ आता है कि ठीक है माइक्रोन भी एक यूनिट है और उसको समझने में हमें थोड़ा ईजी रह रहा है। तो यूनिट अलग अलग होती है, तो अब बहुत छोटा है ऑलरेडी इतना, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने एक नई यूनिट डिवाइस की और जिसका नाम था एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट, देखो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मतलब की बात बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा। एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन है, इसे 1 AMU भी बोलते हैं और कभी कभी 1 U भी बोलते हैं। ये कितना होता है, ये होता है 1/12 ऑफ वेट ऑफ 1 कार्बन C12 वेट ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12। अब इसकी डेफिनेशन ऐसी क्यों है, कैसे आई, वो सब आप स्टोरी में जाके पढ़ सकते हो। बस आपको इतना बता दूं कि कार्बन 12 जो होता है, वैसे तो कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, मतलब की बात ये है कि कार्बन 12 का जो एटॉमिक वेट होता है वो एक्जैक्टली 12 ग्राम होता है, तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा। पहले यही डेफिनेशन हाइड्रोजन के केस में दी जाती थी, लगता था कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो 1 ग्राम है, लेकिन बाद में देखा कि एक्चुअली 1 ग्राम है नहीं, इससे ज़्यादा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, अभी तो आप थोड़ी देर पहले बोले कि फ्रैक्शन होता है, अभी इंटीजर हो गया। नहीं, मैंने ये बोला था कि ज़्यादातर वो फ्रैक्शन होता है, लेकिन इस केस में इंटीजर है, इसलिए डेफिनेशन में इसको लिया गया है। अब कार्बन, इसके वन एटम का वेट कितना होगा, आपको पता है कि जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 1 मोल ऑफ एटम्स का वेट बेसिकली, तो यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट होगा 12 ग्राम। तो एक का कितना होगा, 12 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो आपके पास जो नंबर आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा 1.66053 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं तो बहुत फालतू टाइप का नंबर दिख रहा है। लेकिन अब हमारी लाइफ इजी होने वाली है। कैसे भी इजी, अब हमें इतने नंबर को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपने प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास पता है, तो अब हम छोटी यूनिट में उसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं प्रोटॉन का मास लिखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.00727 U। ठीक, और अगर उसे किलोग्राम में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1.67262 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 0.00055 U। और इलेक्ट्रॉन का मास हम सबको पता है कितना 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। तो देखो यार, यहाँ पे इतनी बड़ी नंबर देखने की जरूरत नहीं है, हमारी लाइफ थोड़ी इजी होने वाली है। ठीक, तो ये मेन पर्पस था कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये कन्वीनियंस बढ़ गई हमारी। इसका नंबर को याद रखना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। ठीक, और मजे की बात है कि सब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब एक बचा हमारे पास न्यूट्रॉन, उसको भी लिख लेते हैं। अभी क्विकली आपको समझ में आएगा कि क्या करने चाह रहे हैं हम लोग। तो जो न्यूट्रॉन है उसकी बात भी कर लेते हैं। 1.00866 U और 1.6749 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। तो आप देख रहे हो कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से बस थोड़ा सा कम है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्यों एटॉमिक जो मास नंबर हैं वो तो इंटीजर होते हैं, और क्यों एटॉमिक मास जो हैं वो फ्रैक्शनल होते हैं। तो एटॉमिक जो मास नंबर थे वो इंटीजर होने के कारण है क्योंकि वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है। लेकिन अगर मैं मास की बात करूं, एटॉमिक मास की बात करूं, तो वो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो फ्रैक्शन में होगा ज़्यादातर। इनका भी इत्तेफाक है कि वो आपका इंटीजर भी हो जाएगा, कोई ऐसी बहुत स्ट्रिक्ट बात नहीं, लेकिन मतलब कि समझने की बात है। तो हमें आंसर मिल गया कि हमारे मास नंबर क्यों इंटीजर होते हैं और एटॉमिक मास जो है हमारा वो क्यों फ्रैक्शनल होता है। ठीक है, ये पूरी जो कहानी मैंने आपको बताई वो क्यों बताई, एक सेकंड में अभी आपको क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज देख लो, हमने देखा था कि A इज इक्वल टू था हमारे पास NP प्लस NN। तो नॉर्मली तो हमें ये पता होता है ना, तो इस इक्वेशन को हम अपने मतलब की फॉर्म में लिख लें। क्या लिख लें, MP और NP की जगह Z, क्योंकि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, प्लस Mn और n किसके बराबर होता है, A माइनस Z के। अब आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों लिखा, कोई बहुत जरूरत बात नहीं था, हमको पता था। भाई जरूरत नहीं है उसको, जब हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं जो हमारे मतलब के पैरामीटर हैं। हमारे मतलब के पैरामीटर Z और A हैं जो दिए हुए हैं। देखो वैसे तो आप कुछ भी निकाल लोगे, लेकिन जो दिए हुए हैं उनकी फॉर्म में लिखने से थोड़ी लाइफ इजी हो जाती है, इसलिए हम इसे ऐसे लिख रहे हैं। अदरवाइज कोई स्पेशल रीजन नहीं है इसको लिखने का। तो अब हमने ये देख लिया कि एटॉमिक मास हमारे इतने होते हैं। अब मेन बात शुरू होती है, और मेन बात क्यों शुरू, वैसे तो बहुत सारी मेन बात है इसमें, लेकिन खास बात हम अपने कोर्स के हिसाब से जब कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहला टॉपिक जो है न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी को हम थोड़ी सी देर में देखेंगे, ये आगे पीछे इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की, क्योंकि हमारे टॉपिक में वही है। शुरू करते हैं। क्या है, आपने देखा कि अगर किसी एटम का मास निकालना है तो ऐसे करना पड़ेगा। अभी
ये न्यूक्लियस का मास है, अगर इसमें एटम का मास करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो उसको नेग्लेक्ट भी कर दोगे तो एटम के मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस का मास इतना होगा, ठीक। अगर एटम का मास होता तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन का मास और ऐड करते। अब देखा क्या गया, देखा ये गया, इसको मिटा रहा हूं, देखा ये गया कि जब न्यूक्लियस के मास को ऑब्जर्व किया गया, किसी ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट किया गया, तो वो डिफरेंट आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करोगे, जैसे ऑक्सीजन है 8O16 है, इसका जो मास ऑब्जर्व किया गया वो कितना था 15.99493 U क्यों? क्योंकि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से तो मिलकर बना होगा, इसलिए इसे इस यूनिट में लिखा है, हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। नॉर्मली स्मॉल यू होता है, मैंने बड़ा लिख दिया, स्मॉल यू होता है, ठीक। अच्छा, अगर मैं इस मेथड को अप्लाई करूं तो जो न्यूक्लियस का मास आएगा वो कितना आएगा, तो बेसिकली कितने प्रोटॉन है इसमें 8 प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास कितना है 1.00727 प्लस 8 ही न्यूट्रॉन है तो आएगा 1.00866। और अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास भी ऐड कर लेते हो इसमें तो 8 इंटू 0.00055, ये जो आएगा वो आएगा हमारे पास अच्छा, न्यूक्लियस का मास निकाल रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू, इन दोनों को ऐड कर दो, 7 6 13, 6 2 8 और 1 9, तो ये आएगा 2.01593 यूनिट, और इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 16.12744। जरा इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, जब इस पूरे का मास एक्चुअली मेजर किया गया तो इतना आया, लेकिन जब कैलकुलेट किया गया तो इतना आया, तो इनके बीच में एक मास डिफरेंस है, और वो कितना है उसको हम डेल्टा एम बोल रहे हैं। और वो कितना है आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बहुत आसानी से निकाल सकते हो, और वो कितना आएगा 0.13691 यूनिट, ठीक है। तो पहली बात तो ये लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या, भाई ये तो सिंपल चीज़ थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है, तो लोगों को समझा नहीं। फिर एक्चुअली तब तक आइंस्टाइन की इक्वेशन नोन थी, तो उन्होंने उसको कैलकुलेट करके देखा, तो देखा कि क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन है E = डेल्टा mc², इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो जब कोई सिस्टम बनता है, कोई भी सिस्टम बनता है, तो वो डिपेंड करता है कि सिस्टम, अगर सिस्टम स्टेबल है तो उसमें से एनर्जी निकली होगी, ठीक, और अगर कोई सिस्टम अनस्टेबल है यानी कि उसने एनर्जी ली होगी। तो जो सिस्टम, समझने की बात है क्या हो रहा है कि जब सिस्टम बना तो उसने कुछ एनर्जी अपने से निकाल दी, तो अब ये सिस्टम के ऊपर एहसान हो गया कि ये अपने इसको छोड़ के नहीं जा सकता, मतलब अब स्टेबल हो गया, ठीक। इसने कुछ एनर्जी निकाल दी बनते समय, जैसे दो दोस्त लोग एक साथ रूम में रह रहे हैं, या मान लो 2 लोगों की शादी हुई है, तो 2 लोग ऐसे, एक मान लो उनकी मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स है, लड़के लड़की दोनों की, तो 21 ईयर्स तक लड़का एक सेटअप में रहा और 21 ईयर्स तक लड़की दूसरे सेटअप में रही।
तो लड़के के अपने मेथड हैं, उसका परिवार अलग टाइप का है, उसकी चीज़ें अलग टाइप की हैं, लड़की का जो चीज़ें हैं उसका मेथड है वो अलग टाइप का है। लेकिन जब ये दोनों की शादी हुई तो अब थोड़ा तो क्लैश है, तो थोड़ा ये अपनी चीज़ें छोड़ेगा और ये थोड़ा अपनी चीज़ें छोड़ेगी, तो इनके बीच वो होगा। तो अब क्या ये कुछ कोई बात हो जाएगी तो ये बोलेगा अरे मैंने भी तो ऐसा किया, तो ये एहसान है, मतलब इतना निकल गया। लड़की का कोई बात होगा तो वो बोलेगी मैंने भी तो ऐसा किया, तो ये एहसान है। तो ये लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं क्योंकि वो एहसान है। मतलब सिस्टम में से कुछ एहसान बोल लो, एडजस्टमेंट बोल लो, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तो वो एनर्जी जो है सिस्टम से निकल गई, या ईगो वो सिस्टम से निकल गया तो ये लोग साथ में रह रहे हैं। अगर वो सिस्टम से ईगो नहीं निकला होता तो ये लोग साथ में नहीं रह रहे होते। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई सिस्टम स्टेबल बनता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज करता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो अगर उसको तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी उसमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो एहसान चुकाना पड़ेगा जो उसने किया था सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बोला गया कि जब ये न्यूक्लियस एक्चुअली बन रहा है तो इसका कुछ मास जो है लॉस्ट हो गया, और वो मास एनर्जी की फॉर्म में निकल गया। और वो एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे है, डेल्टा mc स्क्वायर, क्योंकि आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है, इक्विवेलेंस है, वो कहती है कि मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। और अगर एक्चुअली कैलकुलेट करना चाहते हो उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर फॉर एनर्जी। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था mc स्क्वायर और mv स्क्वायर होता था, ऐसे ही टाइप का है mc स्क्वायर। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो लॉस दिख रहा है वो लॉस ऐसे फालतू नहीं हो गया है। वो सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी, जो उन लोगों ने ईगो अपना छोड़ा, उस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी वजह से वो लॉस दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर दो सिस्टम हैं, एक में मास डिफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है और दूसरे में मास डिफेक्ट कम दिख रहा है, तो जिसका मास डिफेक्ट ज़्यादा दिख रहा होगा इसका मतलब उसने बनते समय उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज की होगी। इसका मतलब अगर उसे तुम तोड़ना चाहोगे तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी तुम्हें उसे देनी पड़ेगी, और जिस सिस्टम को जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वो उतना ही स्टेबल होगा। जो ऐसे टूट जाए, जैसे ये मेरा डस्टर है, इसको मैं गिरा दूं तो नहीं टूटेगा, मतलब ये स्टेबल है। अगर इसे तोड़ना है मुझे, तो इसे मुझे थोड़े से तो क्रश करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिस सिस्टम को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि वो ज़्यादा स्टेबल था। दूसरी बात, दूसरी तरह इसी बात को बोल सकते हैं कि जब सिस्टम से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी बनते समय, तो सिस्टम उतना स्टेबल होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ कि एनर्जी कितनी है, तो जिस सिस्टम के लिए एनर्जी ज़्यादा होगी वो स्टेबल होगा, और जिस सिस्टम के लिए एनर्जी कम होगी वो कम स्टेबल होगा। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्यों न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी? कैसे बनता होगा न्यूक्लियस? सोचो कैसे बनता होगा। सबसे छोटा न्यूक्लियस कैसे बना होगा? एक प्रोटॉन है, आ गया, कोई बात नहीं। जो प्रोटॉन के बाद का जो दूसरा एलिमेंट है, हाइड्रोजन के बाद का जो दूसरा एलिमेंट है, जिसमें दो प्रोटॉन है, या मान लो हाइड्रोजन का ही प्रोटियम है 1H1, ड्यूटेरियम है 1H2, तो उसमें न्यूक्लियस जब आया, जो दूसरा न्यूट्रॉन आया, उसको इसके अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ा होगा, कुछ अपना एनर्जी लॉस करना पड़ा होगा, तब जाके ये दोनों साथ में रहने लायक बने। तो हमारा प्रोटियम बना, ड्यूटेरियम बना। एक और न्यूक्लियन आया तो ट्राइटियम बना। मतलब ये जब सिस्टम बन रहा है तो ऐसे ऐसे नहीं बन गया, एक एक करके बना। तो एक न्यूक्लियन था, कोई वर्क नहीं करना पड़ा, दूसरा न्यूक्लियन आया तो कुछ वर्क करना पड़ा, और उस वर्क किस फॉर्म में निकल जाएगा? एनर्जी की फॉर्म में। वर्क कर कौन रहा है? कोई एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है ना। फिर तीसरा न्यूक्लियन आया, चौथा न्यूक्लियन आया, 5वां। तो ये सारे न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसी को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और वो कैसे पता चल रही है? मास से पता चल रही है। ठीक है, इस टॉपिक में हम वापस लौट के आएंगे। पहले जरा एक बार बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लें कितनी होती है। आप लोगों ने एक चीज देखी, बहुत ध्यान से सुनिए, कि हमें यार ये कैलकुलेट करना है। तो आप एक और चीज देख रहे हो कि जितने भी मास हैं यहाँ पे, वो सारे मास जो हैं किस यूनिट में हैं? यू में हैं। जैसे आप लिखते हो 10 रुपीज, 10 रुपीज का क्या मतलब होता है? 10 × 1 रुपीज। इसी तरीके से अगर ये मास डिफरेंस है डेल्टा एम, और मैं इससे एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम कितना था मेरा? 0.169139691 यू। यू का क्या मतलब हुआ? इतना नंबर इंटू 1 यू, जैसे यहाँ पे हुआ, इंटू सी स्क्वायर। तो हमने एक चीज नोटिस की कि भाई यू तो हर जगह आएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया कि यू कन्वीनियंट यूनिट है।
तो U तो हर जगह आएगा। तो इतना पूरा कैलकुलेशन करने की बजाय हम एक काम करते हैं, हर बार C से C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलें, तो उसकी कोई जरूरत नहीं। हम एक काम करते हैं, वन एटॉमिक यूनिट से, वन एटॉमिक मास यूनिट से एसोसिएटेड एनर्जी निकाल ले रहे हैं, बाद में इससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। जैसे ऐसे समझो कि एक पेंसिल का दाम 1 रुपया था, तो 100 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो 100 × 1, तो वैसा टाइप का हो जाएगा, लाइफ इजी हो जाएगी। नहीं तो ये कैलकुलेशन देखो, U की वैल्यू कितनी थी, U की वैल्यू थी सम 961 पॉइंट ऐसे करके कुछ थी, इंटू 10⁻⁻27, फिर उसमें C को स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमारे लिए हम क्या कर रहे हैं कि वन एटॉमिक मास से कनेक्टेड एनर्जी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। एक बार वो समझ में आ जाएगी, फिर हमें बस मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो एनर्जी फिर से एक बार बता देता हूं कि क्यों वन एटॉमिक मास यूनिट से एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी में वन एटॉमिक मास यूनिट आने ही वाला है। तो हमें वन एटॉमिक मास यूनिट से एसोसिएटेड एनर्जी मिल जाएगी, तो बस हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना रह जाएगा एनर्जी निकालने के लिए। तो वन एटॉमिक मास यूनिट कितनी होती है, 1U होता है हमारे पास 1.6605 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और C होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एनर्जी हो गई, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1U कितनी हो जाएगी, 1.6605 × 10⁻⁻27 × 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ये आएगी आपकी एनर्जी जूल में। लेकिन आप देख रहे हो कि बहुत सारा नंबर इन्वॉल्व है, तो आप जब सिंप्लीफाई इसे कर लोगे तो ये आएगा आपके पास 931.5 MeV। ये आप लोगों ने बचपन से कैलकुलेशन की है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, ये तो आप घर पे कर लोगे। ये जूल में है, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 10⁻⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसे मिलियन में बदलने के लिए। तो आप घर पे करके देख लेना इसको। तो हमें मतलब की बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई कि अगर वन एटॉमिक मास यूनिट अगर मास है तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। तो अगर मैं इससे एनर्जी निकालूं तो कितनी होगी, E फॉर, इसे EB लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी है ना, इसको भी EB लिख सकते हो, लेकिन ये वन एटॉमिक मास यूनिट से, तो EB, और किसकी EB, 0.13691 U से एसोसिएटेड यूनिट। तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.13691 × 931.5। याद रखना MeV में है ये, ठीक है, और ज्यादातर आंसर MeV में आते हैं। तो ये हमारे पास जो आएगी वो आएगी 127.5 MeV। यानी कि जब ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बना होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। इसका मतलब जब तुम उसे तोड़ोगे तो इतनी एनर्जी तुम्हें उसे देनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक। तो ये हुई हमारी बाइंडिंग एनर्जी। तो हम जरा ऐसे साफ साफ एक बार लिख देते हैं क्या क्या हमने आज समझ लिया कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है हमारे पास। बाइंडिंग एनर्जी किसकी, इक्विवेलेंट टू वन एटॉमिक मास यूनिट, वो है 931.5 MeV, और बाइंडिंग एनर्जी of delta m is nothing but delta m, of course in unit of this is delta m into 931.5 MeV, ठीक। लेकिन अभी हमें चैन नहीं मिला। चैन नहीं मिला का मतलब लग तो रहा है कि हाँ हो तो गया काम, लेकिन अभी हुआ नहीं पूरा काम। ये मेन बात आपको समझ में आ गई कि बाइंडिंग एनर्जी इतनी होती है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस जो बना वो एक बार में तो नहीं बना। वो कैसे बना, वो बना, एक न्यूक्लियन आया, दूसरा न्यूक्लियन आया, तीसरा न्यूक्लियन आया, चौथा न्यूक्लियन आया, पांचवा न्यूक्लियन आया, ऐसे करके आया। तो इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला कि अभी एक तरीका ये हो सकता था बहुत सारा मास आ जाता एक बार में और उसमें से थोड़ा सा प्रोटॉन बन जाते, थोड़ा सा न्यूट्रॉन बन जाते, तो अलग केस होता। क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रॉन अलग मिलता है, प्रोटॉन अलग मिलता है, यानी कि सिस्टम जो बना होगा तो पहले प्रोटॉन आया होगा, फिर न्यूट्रॉन आया होगा, ऐसे करके हुआ होगा। तो हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हर एक न्यूक्लियन किसे बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंडली न्यूक्लियन बोलते हैं। तो चाहे न्यूक्लियन की बात हो रही है तो वो प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हर एक न्यूक्लियन जब ऐड हुआ तो कितनी एनर्जी
रिलीज हुई। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कभी हमें सिस्टम में से एक न्यूक्लियन निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उस न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमें लगनी है। ठीक, तो हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग इंटरेस्टेड हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी, इसका नोटेशन हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, बाय EBN इज इक्वल टू EB अपॉन A क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो बेसिकली एक तरीके से ये एवरेज टाइप की एनर्जी है। एवरेज में क्या करते हो, सब चीज का सम कर देते हो, और सब चीज का सम करने के बाद आप क्या करते हो कि उसे टोटल नंबर ऑफ उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, अगर आप चाहो थोड़ी देर के लिए तो उसे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी सोच सकते हो। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला उसी तरीके से मैच हो रहा है। तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में। तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले ये देख लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना कठिन नहीं है। जैसे इस केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर निकालना है तो ऑक्सीजन के केस में कितने न्यूक्लियंस हैं? 16। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना होगा तो हम उसके लिए, तो अगर EBN इस केस में निकालना है तो यहाँ पे कितना है, ये 127.5 डिवाइड बाई 16। ठीक है, इसको देखते हैं डिवाइड करके कितना आ रहा है। आई मीन थोड़ा सा लेजी हो गए हैं करते करते, तो इसलिए 127.5 डिवाइड बाई 16 तो आया 7.96875 ये आया। इसका मतलब हर एक न्यूक्लियन को जोड़ने में रफली इतनी एनर्जी लगी होगी। तो अब हर एक न्यूक्लियन को तोड़ने में भी रफली इतनी एनर्जी लगेगी। ये हमारी मोटी मोटी बात है। ठीक है, तो अब हम लोग जरा बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक बार प्लॉट करने वाले हैं और देखने वाले हैं वो कैसा आ रहा है और उसके रिजल्ट से पता क्या चल रहा है। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं और फिर बाइंडिंग एनर्जी कर्व ड्रॉ करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें क्या बता रहा है कि पर न्यूक्लियन जब ऐड हो रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी कि अगर हम उसको तोड़ना चाहें एक एक करके तो पर न्यूक्लियन हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बेसिक हमारा हमने सीखी थी। तो हमने यहाँ पे और एक बार फिर से बता देता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेसिकली एवरेज बताती है कि पर न्यूक्लियन कितना हुआ। हो सकता है कि थोड़ा सा किसी में ज़्यादा किसी में कम हो जाए, बट मोस्टली रफली उस लेवल में रहता है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले बना हाइड्रोजन, कौन सा 1s2 मतलब ड्यूटेरियम, फिर बचा ट्राइटियम, फिर बचा बना हीलियम, फिर लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, ऐसे करके बनते चले गए। तो पहला हम क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखो एक्स एक्सिस पे हमारा है एटॉमिक मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी थी उसको इस नंबर से डिवाइड किया हुआ है जिसकी भी बात हो रही है उसकी। तो शुरुआत में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, यहाँ तक बड़ा मैक्सिमम हो गया। उसके बाद घटा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घटा, लगभग कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि ये बना, इसके बाद ये बना, तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल था, ये इससे ज़्यादा स्टेबल था, ये इससे ज़्यादा स्टेबल था, ये सब ज़्यादा स्टेबल थे। ये स्टेबल होते गए और उसके बाद फिर स्टेबल होना, अब स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। क्या मतलब हुआ? पहली बात, एक बात समझ लो कि सिस्टम स्टेबल होने के लिए नॉर्मली होना क्या चाहिए। इन जनरल सिस्टम को स्टेबल होने के लिए अट्रैक्शन होना चाहिए। वो अट्रैक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। आप और आपके दोस्त एक साथ एक ही रूम में रह रहे हो, तो हो सकता है कि आपका दोस्त बहुत अच्छा पढ़ने में हो, तो आपको लगता है कि नहीं यार ये बढ़िया बंदा है, इसके साथ रहने से हमारी लाइफ सही हो जाएगी। हो सकता है कि वो बंदा बहुत बोल्ड टाइप का बंदा हो। बोल्ड मतलब कि कहीं कोई दिक्कत हो जाएगी तो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका उसके साथ लगाव है। लगाव तो बहुत तरीके का हो सकता है, तो आप इसलिए उसके साथ टिके हुए हो। दूसरी बात है, उसका भी आपसे कुछ लगाव है। हो सकता है कि वो आपको छोटा बहन मानता हो या छोटी बहन मानता हो, तो वो लगाव हो सकता है, या दोस्त मानता हो, जरूरी नहीं भाई बहन ही माने, मतलब कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वो आपसे बेहतर है आप सोचते हो, लेकिन वो फिर भी आपको साथ रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी लगाव। तो मेरा मतलब है सिस्टम को स्टेबल होने के लिए उनके बीच अट्रैक्शन होना चाहिए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शुरुआत में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को पजल कर रही थी, और वो क्या थी कि अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, अब न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15,
अगर आप एक्चुअली 10⁻⁻15 में कूलम्स फोर्स कैलकुलेट करो दो प्रोटॉन के बीच में तो बहुत ज़्यादा आएगा। और जब ये हैवी न्यूक्लियस की बात करोगे 200 के आसपास हैं जिनमें, तो आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा आएगा। वो सिर्फ दो प्रोटॉन के बीच प्रोटॉन आप फोर्स कैलकुलेट करके देखोगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। फोर्स ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इतनी छोटी सी जगह में इतना ज़्यादा फोर्स है तो क्यों नहीं न्यूक्लियस फट जा रहा है। अब न्यूक्लियस के फटने से न्यूक्लियस को बचाने के लिए कुछ और तरीका होना चाहिए। और तो कोई तरीका ये नहीं है, ये तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि भाई प्रोटॉन के बीच फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था पार्टिकल फिजिक्स के पेपर में कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक काम करता है। तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि नहीं न्यूक्लियस में तो डिस्टेंस बहुत कम है तो वो तो काम नहीं कर रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं। न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा, यानी कि रिपल्शन तो हो ही रहा है। अब रिपल्शन को रोकने का एक ही तरीका है और वो है अट्रैक्शन, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है, लेकिन प्रोटॉन के बीच एक और फोर्स होना चाहिए जो इस रिपल्शन को ओवरकम कर दे, तभी रुक सकता है, नहीं तो प्रोटॉन नहीं रुक सकता न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस फट जाएगा। ठीक, तो हमें पता है कि न्यूक्लियर फोर्सेज अट्रैक्टिव होते हैं। 3 प्रॉपर्टी हमें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पता है क्या, कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक, अगर अट्रैक्टिव नहीं होते तो वो प्रोटॉन को रोक नहीं पाते, न्यूक्लियस फट जाता। तो ठीक है। दूसरी चीज़, न्यूक्लियर फोर्स, वैसे भी हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात भी कर रहे हैं तो भी न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग है। एनीवे, पहली बात न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में 1000 गुना स्ट्रांग होता है न्यूक्लियर फोर्स। दूसरी चीज़, स्ट्रांग है और अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव होने से ये होगा कि वो उसके जो रिपल्शन हो रहा है उनको रोक पाएगा। तीसरी चीज़, उसके अंदर तो न्यूक्लियॉन्स भी हैं, तो फोर्स वो न्यूक्लियॉन्स के ऊपर भी लग रहा है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। याद रखना, न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, वो अट्रैक्टिव होता है। और तीसरी और बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज में काम करता है। चौथी बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। जितना फोर्स प्रोटॉन के बीच लग रहा होगा, उतना ही फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लग रहा होगा, उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लग रहा होगा। तो मतलब अगर एक सी न्यूक्लियस में हमारे पास बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं तो उनको अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स ही न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स को रोक के रखा हुआ है, इसके बावजूद कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब यहाँ से देखो वो चीज़ दिखती है, जैसे जैसे तुम पार्टिकल ऐड करते गए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब शुरुआत में तुमने पार्टिकल को ऐड किए तो सब पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, उसके बाद बढ़ते गए। अब क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता गया, जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ते गए अट्रैक्शन बढ़ता गया, इसका मतलब अब उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती गई, पर न्यूक्लियन उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती चली गई। ठीक, लेकिन अगर वो बढ़ रही थी तो अचानक से क्या हो गया, यहाँ मैक्सिमम हो गया, फिर रुक क्यों गई? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, पहली बात तो ये आप जानते ही हो कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं। इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि मान लो कि एक न्यूक्लियन आया, पहले एक न्यूक्लियन था, ठीक है, इसको इधर बनाता हूँ थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा। मान लो कि एक न्यूक्लियन था, अब एक और न्यूक्लियन आया, फिर एक और 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 आया, ऐसे करके ये पूरे से गिर गया। अब इसके बाद जब एक और आया तो ये इसको देख ही नहीं पा रहा है, तो इनके बीच नो इंटरेक्शन हो रहा है। तो जब इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी नहीं बढ़ेगी। देखो, बाइंडिंग एनर्जी इसलिए बढ़ रही थी कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे थे तो उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ रहा था। अब जब वो देख ही नहीं पा रहा है उसको, आप सोचो कि आप एक बहुत कम लंबाई का एक एक्टर हैं राजपाल यादव, और वो मान लो कि कहीं ऐसे जगह में गए हुए हैं जहाँ पे बहुत लंबे लंबे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज़, और आप जो हो इंडिया से हो लेकिन आप उन लोगों के बाहर खड़े हुए हो। अब राजपाल यादव का बहुत ऑब्वियस ये है कि वो अपने किसी इंडियन आदमी को देखेंगे तो उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि नेचुरली होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तो पहले राजपाल यादव पहुँचे, एक कोई आदमी वेस्ट इंडीज़ का आया था, तो राजपाल यादव बहुत खुश थे कि चलो मुझसे मिलने आया। एक और आया और आया और आया और आया, तो बहुत खुश होने लगे कि अरे मुझे इतने सारे लोग वेस्ट इंडीज़ में भी जानते हैं। अब वो आपको देख के बहुत खुश होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आपको देख ही नहीं पा रहा है, तो वो अट्रैक्शन आएगा ही नहीं, नेचुरली तो इधर घिरे रह जाएगा। तो वैसे ही कुछ है ये पार्टिकल। अच्छा, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ चारों तरफ से गिरा, ये तो पूरी तरफ से गिरा होगा। ये एक छोटा सा है और इसके चारों तरफ इसके पार्टिकल घिरे हुए होंगे, मतलब ऐसे घिरे हुए होंगे, स्फीयर बनाए हुए होंगे। तो अब ये इसको देख नहीं पा रहा है, तो जब देख नहीं पा रहा है तो अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं बढ़ रही है।
तो उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है कर्व, लगभग कांस्टेंट हो जाता है। तो पहली चीज हमने क्या सीखी कि जब आप शुरुआत में पार्टिकल को ऐड करते हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, मतलब पार्टिकल स्टेबल है। ऑब्वियसली अगर स्टेबल नहीं होते हैं तो ये रुकते ही नहीं, पीरियोडिक टेबल में सब मिलते हैं, अगर ये स्टेबल नहीं होते हैं तो ये मिलते ही नहीं, ठीक। उसके बाद क्या है कि ये कांस्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि अब जो न्यूक्लियॉन्स नए आ रहे हैं वो देख ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, थोड़ी बहुत तो बाइंडिंग एनर्जी रहेगी, क्योंकि इस न्यूक्लियॉन को बाकी न्यूक्लियॉन तो देख रहे होंगे ना, तो इनकी वजह से कुछ तो बढ़ेगा एनर्जी, ठीक है। वो पहले वाले को नहीं देख पा रहा है, मान लो एक न्यूक्लियॉन था उसको 50 न्यूक्लियॉन ने घेर रखा है, तो 51वां जो आया, 51वां इसको नहीं देख पा रहा, लेकिन 51वां इसको तो देख पा रहा है, इसको तो देख पा रहा है, कुछ तो उसकी वजह से अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये है पहली चीज। दूसरी चीज आपने देखी तो आपको ये बात समझ में आई कि भाई न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं और शॉर्ट रेंज होते हैं। यहाँ से ये भी पता चलता है शॉर्ट रेंज है, एक लिमिट के बाद अब वो देख ही नहीं पा रहे हैं उसको, यहाँ से भी पता चलता है कि वो शॉर्ट रेंज है, ठीक है, अट्रैक्टिव है, शॉर्ट रेंज। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा स्टेबल है, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है तो इसका मतलब ये है कि वो लेस स्टेबल है। अब जरा देखो तुम ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ऑब्वियस है ना, इसमें 2 न्यूक्लियॉन है, इसमें 3 न्यूक्लियॉन है, तो जो भी बनेगा वो ऊपर वाला ही बनेगा, नीचे वाला तो नहीं बन सकता। यानी कि मेरा मतलब है कि अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो कोई ऐसा एलिमेंट बनेगा जिसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन दोनों से ज्यादा। देखो इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसमें एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो जो भी बनेगा वो इस साइड में बनेगा। यानी कि अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो एक ऐसा एलिमेंट बनेगा जिसका न्यूक्लियॉन इनसे ज्यादा होगा, इसका मतलब वो इनसे ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है ये कर्व ऊपर बढ़ रहा है। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो जो मेरा नया एलिमेंट बनेगा वो नया एलिमेंट मेरा ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन बोलते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, जरा इधर साइड देखो, ये देखो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। कैसे? क्योंकि नीचे है। अगर आप इसको तोड़ोगे तो भैया किसी चीज को तोड़ रहे हो तो छोटी चीज ही बन सकती है, बड़ी चीज तो नहीं बन सकती। यानी कि अगर आपने इसको तोड़ा तो छोटे मास के 2 ऑब्जेक्ट बन सकते हैं आपके, 2 या 2 से ज्यादा बन सकते हैं इसको तोड़ने पर। और देखो कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी नीचे दिख रही है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऊपर दिख रही है। पहली बात तो ये बनेगा ही क्यों? बनेगा इसलिए क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। देखो अगर बाइंडिंग एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही होती तो वो नहीं बनता। यहाँ भी यही हो रहा है, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर बढ़ने पर ये बन रहा है। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कोई हायर एलिमेंट ही बनेगा, और हायर एलिमेंट यहाँ पे देख रहा है यहाँ तक तो बढ़ ही रहा है। यानी कि यहाँ पे किन्हीं भी 2 को जोड़ लो तो तीसरा बनेगा वो हायर बाइंडिंग एनर्जी का होगा, यानी कि वो स्टेबल होगा। अगर वो स्टेबल नहीं होता तो कभी नहीं बनता। नेचर कभी भी इस तरीके की चीज को सपोर्ट नहीं करता है जो इलॉजिकल हो, जो एनर्जी के अगेंस्ट हो। तो ये तो एनर्जी के फेवर में है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों पॉइंट पे जो एलिमेंट होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी से कम है, यानी कि ये इन दोनों की तुलना में लेस स्टेबल है। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो तोड़ने पर तो छोटे ही बना सकता हूँ, बड़े तो बना नहीं सकता हूँ। तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो 2 छोटे बनेंगे और वो हमारे ओरिजिनल वाले से ज्यादा स्टेबल होंगे। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सॉरी, न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं इसको, फिशन। फ्यूजन मतलब 2 चीज को फ्यूज कर देना, ऐसे जैसे ये है। और फिशन मतलब उसको तोड़ देना। इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन और इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में और फिशन और फ्यूजन के बारे में। हम थोड़ा फिशन और फ्यूजन और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। कुल मिला के ये है, अगर ये बनाओगे तो भी स्टेबल एलिमेंट बन रहा है, यानी स्टेबल बनने के लिए कुछ और एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि इसमें भी एनर्जी निकलेगी। अगर इस हैवी वाले को तोड़ोगे तो भी 2 स्टेबल बन रहे हैं, 2 स्टेबल बन रहे हैं, इसका मतलब उसमें भी एनर्जी और रिलीज हुई होगी। भाई स्टेबल बन रहे हैं वो तो एनर्जी रिलीज हुई, तो ये और एनर्जी रिलीज हुई होगी। जब एनर्जी और रिलीज हुई होगी तो इसका मतलब ये है कि ये एनर्जेटिकली फेवरेबल इक्वेशन है, ठीक है।
तो किसका मतलब नाभिकीय संलयन में भी एनर्जी निकलती है, नाभिकीय विखंडन में भी एनर्जी निकलती है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, नाभिकीय संलयन में प्रॉब्लम ये होता है, नाभिकीय मतलब फ्यूजन में प्रॉब्लम ये होता है कि एक न्यूक्लियस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा न्यूक्लियस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको जोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि उनके बीच रिपल्शन लग रहा होगा। अब आप बोलोगे सर वो तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव था, अट्रैक्टिव नहीं था, कब तक था, जब तक न्यूक्लियस से अंदर था। जब दो न्यूक्लियस हैं तो आप 10⁻⁻15 से बाहर की बात कर रहे हो, न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ 10⁻⁻15 के अंदर काम करते हैं, तो इनके बीच तो रिपल्शन लग रहा है, कोई अट्रैक्शन है नहीं, तो इनको जब एक दूसरे के अंदर ऐसे करना पड़ेगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो नॉर्मली न्यूक्लियर फिशन बहुत आसानी से हो जाता है, नाभिकीय विखंडन बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन नाभिकीय संलयन कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और जो एनर्जी जो इक्वेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उससे रिलेटेड है, उनको देख लेना है। पहले हम थोड़ा एस्ट्रॉन रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है कि अगर द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मासेस शोज दैट दे आर वेरी क्लोज टू द होल नंबर, कि जो एटॉमिक मास होते हैं बहुत ज़्यादा होल नंबर के क्लोज होते हैं, ठीक है। और जो होल नंबर होता है वो किसके क्लोज होता है, वो उसके मास नंबर के क्लोज होता है। ये एस्ट्रॉन रूल है। इसमें और थोड़ी सी बात है, वो ये है, तो हम लोग एस्ट्रॉन रूल की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने बताया उधर कि जो हमारे ज़्यादातर मासेस होते हैं वो मास नंबर के क्लोज होते हैं। उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियाई हैं जो 20 से छोटे हैं, जिनका मास नंबर 20 से छोटा है या 180 से बड़ा है, तो उनके एटॉमिक मास जो होते हैं स्लाइटली ग्रेटर होते हैं ए से। लेकिन जो इंटरमीडिएट है, मतलब 20 से लेके 180 के बीच में जो है, उनके मास जो होते हैं वो स्लाइटली स्मॉलर होते हैं देन ए, ठीक है। और इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट को एक लिखने का तरीका ये भी है, ये क्या है, मास ऑफ Z माइनस ए, मतलब जो न्यूक्लियस है उसका मास। न्यूक्लियस कैसे डिफाइन होता है, सिर्फ Z से और A से डिफाइन होता है। तो Z प्रोटॉन का मास और A माइनस Z न्यूट्रॉन का मास माइनस A, ठीक। तो मास डिफेक्ट कैसे बदलता है, जो आपको A पता चल रहा है जो मास नंबर है उससे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस डिस्कशन में नेक्स्ट चीज़ है पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली बताता है कि न्यूक्लियॉन्स कितने टाइटली पैक्ड हैं। तो वो किसके बराबर है, मास डिफेक्ट डिवाइड बाई ए। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, मास डिफेक्ट वाई डिवाइड बाई ए, अगर आप इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होने पर का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो टाइटली बंधे हुए हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ना बोल के सिर्फ उसकी बात कर लेते हैं, एनर्जी वाला पार्ट ना बोल के सिर्फ उसके अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन ए। डेल्टा एम की डेफिनेशन हमने अभी लिखी थी एम जेड कॉमा ए माइनस ए, और डिवाइड बाई ए था। इस ए को इधर ले गए और इस ए को फिर खुदा के इधर ले गए, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया ए एफ प्लस 1 अपॉन ए इंटू एफ प्लस 1 इज इक्वल टू एम जेड कॉमा ए, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे, हालांकि हम लोगों ने किया है। एक क्वेश्चन क्विकली कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास हमें वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयरन 26 Fe56 दिया हुआ है, और जो मास दिया हुआ है आयरन का, ये ऑब्जर्वेशन से आया होगा, वो 55.9343939 एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा मैं, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मुझे न्यूट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास, तो कितने प्रोटॉन है इसमें, 26। तो 26 गुणा 1.007825, ये एटॉमिक मास यूनिट में है ना, प्लस 56 माइनस 26 दूनी होता है 52 में मतलब 26 में से इसमें घटाए तो 52 होता है, तो 26 आता है। 26 में 4 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो 56 होगा, ठीक। 26 और 4 होगा 30। ये बेसिकली मैं A माइनस जेड लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 30 और न्यूट्रॉन का मास है 1.008665। ये तो हुआ न्यूक्लियस का आपका कैलकुलेटेड मास, माइनस दिस 55.934
4939। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.5285 और यूनिट क्या होगी U। अब आपको पता है कि 1 U से एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होती है 93.931.5 MeV। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये तो एटॉमिक यूनिट में होगा ना। अगर आप जूल में कन्वर्ट इसे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो 5285 इंटू 931.5 तो आंसर आएगा इसका 492.9775 MeV। और अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी जो हमने निकाला था पर न्यूक्लियॉन निकालना है तो हो जाएगा 492.9775 और इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 56। इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा 8.79103125 MeV पर न्यूक्लियॉन। इसकी यूनिट होती है MeV पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो MeV पर न्यूक्लियॉन हमारे पास आ गया। अगर नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो ज़्यादातर केस में यही होता है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही समझ लीजिए, इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि सेपरेशन एनर्जी क्या होगी, Q वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको मिटाता हूँ मैं। एक और बात बता रहा हूँ आपको कि बीच बीच में वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, तो आप ऐसा मत सोचो कि वीडियो कटा हुआ है, ठीक। मैं क्योंकि चाहता हूँ कि जो मिटाने में टाइम जा रहा है और जो लिखने में टाइम जा रहा है वो बच जाए, ठीक। इसके लिए मैं उसको आपको थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है, लेकिन कट नहीं रहा है वो। तो हम लोग बात कर रहे थे सेपरेशन एनर्जी की। जैसे नाम है क्लियर कि सेपरेशन एनर्जी मतलब कोई चीज़ सेपरेट हो रही है और उसके सेपरेशन में जो एनर्जी निकल रही है उसे हम सेपरेशन एनर्जी बोल रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं सेपरेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन एंटिटी फ्री। कोई चीज़ को फ्री कर दो तो उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं सेपरेशन एनर्जी। कैसे, मान लो ये रिएक्शन है, कोई कैपिटल Z X है, मतलब इसमें इतना मास नंबर था, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, इससे आपको X बना। अब इस X का भी वही कोई एलिमेंट तो होगा, तो कुछ Z होगा, स्मॉल z लिख दिया इसे, और इसका मास नंबर होगा लेट से स्मॉल m लिख दिया। तो टोटल एनर्जी मास तो कंजर्व है ना भाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो एनर्जी बढ़ने और घटने का कारण होता है कि जो चार्ज पार्ट जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं कोई बोल रहा है कि कोई पार्टिकल घट गया या बढ़ गया, पार्टिकल टोटल फिक्स होते हैं। तो जब यहाँ से A ये बन गया तो यहाँ कितने बचे A माइनस A, और Z में कितने बचे होंगे Z माइनस Z। फ्री क्या हुआ ये, ठीक। नॉर्मली इसे पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं, इन दोनों को डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, दोनों। तो सेपरेशन एनर्जी किसकी, S मतलब सेपरेशन एनर्जी X की, X के ये किसके बराबर होगा बेसिकली भाई। देखो ये तब बने होंगे जब ये इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल होंगे, सिंपल सी बात है। तो मास ऑफ दिस प्लस मास ऑफ दिस माइनस मास ऑफ दिस, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाइड्रोजन बना तो न्यूक्लियॉन्स आया, न्यूक्लियॉन्स आपस में जुड़े तो हाइड्रोजन या हीलियम बना, ठीक। तो मास डिफेक्ट तो होगा तब भी भाई। अगर यहाँ से यहाँ तक ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, अगर इसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होती तो होगा क्या कि ये निकलेगा ही नहीं, इसको स्टेबल होना पड़ेगा। दो तरीके हैं स्टेबल होने के, एक तो वो नेचुरली बन जाए। नेचुरली तब बन सकता है जब तुम उसको मतलब उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज हो जाए, ठीक। तो एनर्जी रिलीज हो गई तो वो रिलैक्स हो गया, मतलब वो स्टेबल हो गया। या दूसरा तरीका तुम उसको कुछ अपनी एनर्जी दे दो, तो वैसे भी सोच सकते हो, ठीक। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी, वैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे। अगर इसे एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, तो C² से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास Q वैल्यू। तो Q वैल्यू को निकाल के देखते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज देख लो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट है। तो आप इसे देख सकते हो मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स।
अब इत्तेफाक से यहाँ कोई रिएक्टेंट नहीं था, एक ही था, इसलिए हम उसे सीधे मास ऑफ रिएक्टेंट एक ही लिख दिए। अगर जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है ना, न्यूक्लियर फिशन में होता है कि एक यूरेनियम होता है, उस पर जाकर न्यूट्रॉन टकराता है, तो यूरेनियम और न्यूट्रॉन दोनों रिएक्टेंट्स हुए, ठीक है। अच्छा, ये जो है मास में लिखा हुआ है, अगर आप इसी को एनर्जी में सोचोगे तो कैसे इसे c² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर इसकी बात करोगे तो इसकी यूनिट U में होगी, और अगर इसे कन्वर्ट कर दोगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी किसकी, Z माइनस Z कॉमा A माइनस A की। अगर इसे c² से मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, और ये कितना हुआ, ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी किसकी, Z कॉमा A की, और ये बाइंडिंग एनर्जी कितनी, Z कॉमा कैपिटल A। ठीक है, तो हमारे पास ये होगी बाइंडिंग एनर्जी। मतलब ये दोनों सेम चीजें, बस इसमें c² से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, इसमें c², अगर इसमें c² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लिख पाओगे। ठीक, अगर ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है हम लोग Q वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे। Q वैल्यू बेसिकली इसका नेगेटिव साइन के साथ होता है। तो अगर आप एक लाइन में सीखना चाहो तो Q वैल्यू जो होगा, मैं इसको करता हूँ जरा अभी तुरंत बता देता हूँ, Q इज इक्वल टू माइनस SX। ठीक, फिर से कर लेते हैं डिटेल में एक बार। तो हम लोग बात कर रहे हैं Q वैल्यू की। तो जैसे मैंने बोला था जब ये मिटाया उससे पहले कि SX जो होता है वो होता है मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ द रिएक्टेंट, लेकिन क्योंकि Q वैल्यू नेगेटिव होती है SX की, तो ये उल्टा हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको याद होगा कि SX को हमने लिखा था B ऑफ दिस प्लस B ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस, तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट केस हैं। अगर SX पॉजिटिव है, इसका मतलब और क्या हम सोच सकते हैं कि Q वैल्यू नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये इसकी नेगेटिव होती है। तो अगर SX इज पॉजिटिव तो सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम मोर बाउंड स्टेट टू लेस बाउंड स्टेट। कैसे भाई? जो मतलब जो मास लॉस हो रहा था, अगर कहने का मतलब ये है कि जो अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट का जो बाइंडिंग एनर्जी थी ये उल्टा होगा ना SX के केस में, दिस माइनस दिस, यानी जो रिएक्टेंट की जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो हमारी ज़्यादा हो रही है। अभी तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो रही है। जो SX था वो था मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ द रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला सिस्टम ज़्यादा स्टेबल था और ज़्यादा स्टेबल था, और अब वो लेस स्टेबल सिचुएशन बना रहा है। तो क्या मतलब हुआ? सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम मोर बाउंड स्टेट टू लेसर बाउंड स्टेट। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नेचुरली पॉसिबल नहीं हो सकता। सिस्टम हमेशा नेचुरली जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टेट में जाता है, लेस बाउंड स्टेट में नहीं जाता है वो। इसका SX कैन नेवर बी पॉजिटिव नेचुरली। अगर ये हो रहा है तो आर्टिफिशियली होगा, मतलब कोई जना उसको करवा रहा होगा, कुछ एनर्जी दे रहा होगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखते हैं। तो अगर इसके उल्टे हम बात करें कि जो हमारा SX अगर नेगेटिव है, SX नेगेटिव है मतलब Q वैल्यू पॉजिटिव है। अगर SX नेगेटिव है तो सिस्टम जो है लेस बाउंड स्टेट से मोर बाउंड स्टेट की तरफ जा रहा है, जो नेचुरली पॉसिबल है। नेचर जो है, नेचर में जो भी एग्जिस्ट करता है वो सब मोर बाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर वो लेस बाउंड स्टेट में है तो वो नेचर में दिखेगा नहीं आपको। ठीक, तो अगर ये एक पॉइंट हुआ कि SX अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा। तो अगर SX आपका, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर SX आपका नेगेटिव है मतलब ये लेस देन 0 है, मतलब ये आपका ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यहाँ एक माइनस साइन एक्स्ट्रा है। तो सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम लेसर बाउंड स्टेट टू मोर बाउंड स्टेट। ठीक, और ऐसा तो नेचुरली होता ही है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ Q ग्रेटर देन है तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? स्पॉन्टेनियस उस प्रोसेस को बोलते हैं जो अपने आप होता है, जिसमें जैसे पानी है, अगर ऊपर से पानी डालोगे तो वो नेचुरली नीचे की तरफ फ्लो होगा। नीचे से भी ऊपर पानी फ्लो हो सकता है, जैसे घर में हमारे मोटर लगे होती है, लेकिन वो फिर नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। ठीक, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो खुद ही नेचुरली होता है। तो ये नेचुरली हो रहा है।
क्योंकि तो Q याद रखना कि Q ग्रेटर देन 0 मतलब नेचुरल प्रोसेस है और Q लेस देन 0 मतलब वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर अब आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप इसको बहुत सारे केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ सेपरेशन एनर्जी के लिए, ठीक, और वो सेपरेशन एनर्जी किस केस में हम लोग निकाल रहे हैं वो बता देता हूँ। तो मैं पहले आपको बात बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या करना है, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दूंगा और सोल्यूशन करने के बाद सोल्यूशन को एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास कोई एक न्यूक्लियस है X जिसमें Z प्रोटॉन है और A है, इससे एक प्रोटॉन निकल गया, ठीक, तो क्या बचा, प्रोटॉन निकला होगा तो एक नया न्यूक्लियस बना होगा, तो Z 1 से कम हो गया होगा और A भी तो 1 से कम हो गया होगा। ठीक है, तो हमें बताना है इस केस में सेपरेशन एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो मैं भी वीडियो पॉज कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको सीधे इसका आंसर एक्सप्लेन करूंगा। चलिए तो बात शुरू करते हैं कि हमें निकालना था ये रिएक्शन जो दिया हुआ था, इस रिएक्शन में प्रोटॉन निकल रहा है और प्रोटॉन की सेपरेशन एनर्जी निकालनी है। तो हमें पूछा गया है फाइंड सेपरेशन एनर्जी। क्या करने वाले हैं देखते हैं इसको जरा। हम लोग ये करने वाले हैं कि सेपरेशन एनर्जी क्या थी। सेपरेशन एनर्जी थी कि एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सॉरी एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी एक मिनट, इसमें एक छोटी सी हमसे वो हुई थी, इसमें क्यू वैल्यू हमसे पूछी है। तो क्यू वैल्यू होती है एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं, एक ये और एक ये, तो इसकी एनर्जी, सॉरी ये हो गया हमारा रिएक्टेंट्स, ये अकेला है, और ये प्रोडक्ट हो गए, तो इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी होना चाहिए। ठीक, लेकिन क्योंकि प्रोटॉन एक फ्री पार्टिकल है तो उसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती है, ठीक, तो वो आएगा ही नहीं। तो प्रोटॉन इज ए फ्री पार्टिकल, डज नॉट हैव ए बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, आपको पता है उस दिन पार्टिकल फिजिक्स के पेपर में बताया था मैंने कि प्रोटॉन जो होता है मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है, आई मीन मोर स्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल है। उसका एज जो होता है, जो डिके टाइम होता है 10 to the power 38 ईयर्स होता है, मतलब अपनी लाइफ टाइम में तो नहीं होने वाला। अच्छा देखो, इसको आपको बात याद है कि मैंने बाइंडिंग एनर्जी को एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बोला था। तो बाइंडिंग एनर्जी को आप ऐसे भी तो लिखते हो कि बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई ए, यही तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हुआ। तो अगर ए को इधर ले जाओ तो BZ, A इसके बराबर हो गया। तो मैं यहाँ पे जो BZ, A था इसको A इंटू एवरेज BZ, A लिख दिया। ठीक, इसी तरीके से मैं इसको भी लिख सकता हूँ -A-1 B बार Z-1 A-1। अब मैंने ट्रिक क्या की, मैंने यहाँ पे इतना ऐड किया, इतना सब्ट्रैक्ट किया। ठीक, इसको यहाँ लिख दिया और ये माइनस BZ-A और यहाँ पे A BZ-A, इन दोनों को BZ-A कॉमन लोगे अगर, तो यहाँ से आएगा A-1। अच्छा, यहाँ A-1 पहले था, तो ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके ये इसे लिख सकते हैं हम, A-1 कॉमन आ जाएगा, BZ, A BZ-1 A-1। अब अगर तुम डेरिवेटिव की डेफिनेशन याद करो तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती थी। डेरिवेटिव की डेफिनेशन, अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन में, हाँ, क्योंकि यहाँ पे z में जो डिफरेंस है वो 1 है। नॉर्मली जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वैसे होती है f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइड बाई डेल्टा x, यही तो होती है डेरिवेटिव की डेफिनेशन, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो किसके रेस्पेक्ट में ले रहा है, a के रेस्पेक्ट में। तो a कितने से चेंज हो रहा है, 1 से, तो इसे लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब देखो ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ना। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी को ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। हमारे पास जो प्लॉट था वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का प्लॉट था विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि वाई एक्सिस पे था बी बार और जेड एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे था ए। तो ये जो पार्ट है हमें वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर ठीक से नहीं दिख रहा है तो और उसको ठीक से देख लो कि ये हमने यहाँ से यहाँ कैसे लिखा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 1, तो ये हुआ डेरिवेटिव की डेफिनेशन। अच्छा, इसे z के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते थे क्योंकि z भी 1 से चेंज हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो कर्व है वो a की फॉर्म में है इसलिए हम उसे डेल b बाई डेल a लिख रहे हैं। ठीक, अब क्या है,
अब देखो कि 2-3 टाइप के केस हैं जब हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, तो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे। तो लास्ट जो पॉइंट था हमारा वो ये था कि बाइंडिंग Q इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Z, A प्लस A माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, है ना ये वाला। अब देखो जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही होती है, तो उनका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव होगा यानी कि दोनों चीज पॉजिटिव होगी, सो देन यू हैव दिस, ठीक। और हैवी न्यूक्लियाई के लिए नेगेटिव होगा क्योंकि ऐसे करके जाता है कर्व, तो ये लेस देन होगा। और अगर मॉडरेट न्यूक्लियाई जो बीच वाले हैं वहाँ बाइंडिंग एनर्जी कर्व कांस्टेंट होता है, तो उसके लिए जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, और जो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और Q वैल्यू जो है वो हमारे पास Z, A के बराबर हो जाएगी। तो ये डिस्कशन हुआ हमारे पास Q वैल्यू के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज जो थी वो हेनरी बेकोरेल ने की थी, और कैसे की थी, वो कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल पर काम कर रहा था। उन्हें नहीं पता उस समय कि वो रेडियो एक्टिव था, और उनके जिस टेबल पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे उनके पास एक एक्सरे फिल्म टाइप की थी, जो उन्होंने किसी चीज़ से ऐसे ब्लैक पेपर में ढक के रखी थी। नॉर्मली एक्सरे फिल्म को लाइट से एक्सपोज नहीं होने देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी वो ख़राब हो जाएगी। जैसे आपका पहले नेगेटिव होता था, जिससे आप फ़ोटो खींचते थे तो बनता था। तो उन्होंने देखा कि यार वो उसके अंदर रखा हुआ है रैक के अंदर, फिर भी उसमें कुछ कुछ ऐसे धब्बे दिख रहे हैं। तो उन्हें समझ नहीं आया शुरुआत में, फिर थोड़ा उन्होंने सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें समझ में आया कि उन्होंने सोचा कि कुछ अननोन पार्टिकल हैं, जो अदृश्य पार्टिकल हैं, जो जाके उसको हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ धब्बे बन रहे हैं। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी खोजी। डेफिनेशन की बात करोगे तो फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब एक न्यूक्लियस दूसरी न्यूक्लियस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए, उसको रेडियो एक्टिविटी बोला गया, ठीक। तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली 3 तरीके की होती है। अल्फा डिके, मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, बीटा डिके, एक बीटा पार्टिकल निकल जाएगा, और ये 3 तरीके से हो सकता है। इसमें 3 है। इलेक्ट्रॉन डिके, बेसिकली नॉर्मली हम उसे बोलते हैं बीटा डिके, एक्चुअली बीटा डिके इसे बोलते हैं हम लोग, क्योंकि बीटा जो पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है, उसमें पूरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है, इसलिए हम उसे इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, तो इसलिए उसे बीटा पार्टिकल बोलते हैं। इसी में एक होता है जिसे हम E प्लस डीके बोलते हैं, जिसको बेसिकली जिसका मतलब होता है पॉजिट्रॉन डिके। इलेक्ट्रॉन है ये, और ये है पॉजिट्रॉन डिके है, तो इसको ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअली बीटा डिके, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव बीटा डिके, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। फिर होता है गामा डिके, मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो अल्फा डिके और बीटा डिके होता है, तो किसी वजह से एटम जो है, न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड हो जाता है। तो एक्साइटेड होने के बाद जब वो वापस आता है तो कुछ रेडिएशन देता है, जैसे आपके नॉर्मल एटॉमिक फिजिक्स में होता है, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट में गया और हायर स्टेट से जब वापस आया तो एक एमिशन देता है, वैसे टाइप। तो इफेक्टिवली हमारे पास 3 तरीके के वो होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि अल्फा डिके में क्या होता है, बीटा डिके में क्या होता है, और गामा डिके में क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा डिके की। लेकिन अल्फा डिके से पहले कि अल्फा डिके होता है, अल्फा होता क्या है। आपके पास ये हीलियम एटम है 2He4। इस हीलियम एटम में क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो 2 न्यूट्रॉन होंगे, इसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए। तो जो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे इसमें, दोनों इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ न्यूक्लियस बचा, और कितना चार्ज होगा उस पर +2। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो सिर्फ जो पॉजिटिव चार्ज बचा वही बचा, इसलिए 2+ दिख रहा है यहाँ पे। तो यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ये बात हमको यहाँ तक बेसिक समझ में आई। अब देखो कि अगर किसी पार्टिकल से, किसी न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा। मान लो कि अल्फा पार्टिकल ये हमारे पास था Za, अगर इससे अल्फा पार्टिकल निकलेगा यानी कि 2He4 निकलेगा। अब मैं इसके ऊपर प्लस नहीं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे पहले से पता है कि अल्फा पार्टिकल में 2+ चार्ज होता है। तो क्या हुआ, अब देखो जब अल्फा पार्टिकल बना तो Z कितने से कम हुआ, 2 से, क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल गए।
तो आपके पास जो y बनेगा उसमें z-2 होगा, और a में से कितना कम हो गया 4, तो आपके पास यहाँ कितना कम हो जाएगा a में से 4। ठीक है, अब इसकी जो बेसिक मैकेनिज्म है कि ये पॉसिबल है या नहीं है वो आप अपनी क्यू वैल्यू की हेल्प से निकाल सकते हो। तो हमने अल्फा पार्टिकल के बारे में देखा था, अब बीटा डीके देखेंगे। तो बीटा डीके में पहला है एक्शन बीटा डीके, जिसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमारा जिसे बोल निकलता है। तो इसमें क्या होता है कि जब न्यूक्लियस के अंदर से एक न्यूट्रॉन, पहली बात तो ये तब होता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो उनमें से एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो एक पॉजिटिव, जिसे बीटा डीके बोलते हैं, पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, या मान लीजिए कि बीटा पार्टिकल निकलता है, और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। कौन सा वाला? इलेक्ट्रॉन्स के एसोसिएटेड वाला जो है। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम में बीटा डीके हो रहा है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो मान लीजिए कोई Z न्यूक्लियाई है, इसमें Z प्रोटॉन है और X न्यूक्लियाई है, Z प्रोटॉन है और A मास नंबर है। तो एक बीटा डीके हुआ है, एक एंटी न्यूट्रिनो निकला, तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा, तो प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ गई होगी। लेकिन A क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, तो अगर एक न्यूट्रॉन घटा तो उसी समय एक प्रोटॉन बढ़ भी तो गया। ठीक है, तो कोई हमारे लिए इतना इशू का बात नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा बीटा डीके, नॉर्मल बीटा डीके। अब पॉजिटिव बीटा डीके क्या है? तो ये बताया कि ये तब होता है जब न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो पॉजिटिव बीटा डीके में क्या होता है? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलता है और न्यूट्रिनो निकलता है, इलेक्ट्रॉन वाला। इसका मतलब अगर आपके पास कोई न्यूक्लियाई है X, Z प्रोटॉन और A मास नंबर, तो जब ये होगा तो Z एक से घट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, लेकिन A को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस जो होता है वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये न्यूक्लिया था X, इसमें Z प्रोटॉन थे और A वो था, इसने एक कैप्चर कर लिया। तो हुआ क्या कि जो टोटल मास है, जो टोटल जो चार्ज है वो एक से कम हो गया। ऑब्वियसली क्योंकि पहले थे Z प्रोटॉन, तो Z प्रोटॉन के बराबर मास था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम कर लिया तो न्यूक्लियस का चार्ज कम हो गया एक। ठीक, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, A के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर प्रोटॉन तो है ना वहां पे, टोटल चार्ज कम हो गया वो अलग बात है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के। तो ये आप लोग पहले से पढ़े हुए हो, और तो हम लोग क्विकली इस बारे में बात करेंगे कि जो हमारे पास डीके हो रहा है वो डीके, उसको जब उसका मैथमेटिक्स और उसका जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो देखा गया कि जो नंबर ऑफ एटम्स जो डीके हो रहे हैं किसी एक टाइम में, जैसे अगर वो प्रोपोर्शनल है उस समय जो प्रेजेंट है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उनके। एक तो ये बात है इसे बताने लायक। दूसरी बात ये बताने, मतलब इसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत में कितने थे, किसी टाइम भी तुम देखो, जिस टाइम भी तुम न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन को देखना शुरू करोगे उस समय न्यूक्लियर में कितने, उस समय किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं ये उसी पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज़्यादा है तो डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा तेजी से हो रहा होगा, और अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम है तो कम स्पीड से हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो इस तरीके की आती है, n of t इज इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा अपॉन t। ये क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t। अब ये टाइम t कब से? जब से तुमने देखा था। तो जब तुमने देखा था तो n नॉट जितने थे उसके बाद से जितना टाइम बीता है ये वो है। ये क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। कौन सा इनिशियल? तुमने जब देखना शुरू किया था। ठीक,
अब देखो हो सकता है कि कोई एक बंदा जब इसको देखे उसके टाइम पे 200 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो और तुम्हारे टाइम पे 100 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, लेकिन ये इक्वेशन वैलिड है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? दोनों का टाइम में फ़र्क पड़ेगा। जब उसने देखा था तो उसने बहुत पहले देखा होगा क्योंकि 200 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे उस समय, तुमने जब देखा तो 100 ही प्रेजेंट थे, मतलब कुछ टाइम बीत गया। तो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, तुम बस इतना याद रखो जब तुम देख रहे हो तब कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, बस उसको ध्यान रखो। और इसको, ये वो है जब तुमने देखना शुरू किया उसके बाद जो टाइम बीता। ये क्या है? ये ऑब्वियसली टाइम है, टाइम स्पेंड। और ये जो लैम्डा है इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, डीके कांस्टेंट बोलते हैं इसे। डीके कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। इसके साथ साथ एक चीज ये देखी गई, इसके साथ कुछ और रिलेशन भी है जो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं। ये चीज देखा गया कि जितने भी न्यूक्लियर जो हमारे पास वो हैं उनमें ऐसा देखा गया कि जब उनका कितना भी अमाउंट का कितना भी वो ले लो टाइम, मतलब कितना भी अमाउंट ले लो, और उसमें आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद देखते हो तो उसकी क्वांटिटी हाफ हो जाती है। या ऐसे समझो कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेटअप को तुम देखो, 1 किलोग्राम ले लो, 2 किलोग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वैल्यू उसकी हाफ हो जाती है। उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है टी हाफ, और वो कितना होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखोगे तो इसकी यूनिट तो ईयर्स है या सेकंड है या आवर है, तो इसकी यूनिट जो होगी वो टाइम की इनवर्स होगी, इसलिए इसे डिके कांस्टेंट बोलते हैं। एक रिलेशन तो आपके पास ये हुआ। दूसरा रिलेशन हुआ कि अब क्या है कि बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि जो प्रोसेस है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है। उसका क्या मतलब होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस का? स्टैटिस्टिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि बहुत सारे आपके पास न्यूक्लियाई हैं, उनमें से कौन सा डीके करेगा आपको नहीं पता। कोई भी डीके कर सकता है, लेकिन और उस पूरे सेटअप की कोई मेमोरी नहीं है, ठीक। तो ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होता है। तो आप ये तो नहीं निकाल सकते कि ये वाला टाइम, ये वाला एटम कब डिके होगा, ये वाला न्यूक्लियाई कब डिके होगा, वो वाला न्यूक्लियाई कब डिके होगा। आप एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हो जिसको आप बोलते हो कि हमारे पास एक रफ टाइम निकाल लेते हो कि कितनी देर में वो डिके होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज टाइम। और उसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, जो एवरेज लाइफ टाइम जिसे हम बोलते हैं वो हमारे पास होता है, क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू हमने अभी देखी है, वो कितनी है 0.693 अपॉन टी हाफ। इसको जब सॉल्व करोगे तो टाउ इज इक्वल टू आएगा 1.44 इंटू टी हाफ, ठीक है। ये एवरेज लाइफ टाइम है किसी एक न्यूक्लियाई का, ये उसकी हाफ लाइफ है। अच्छा, आपको पता है कि अगर मान लो एक हाफ लाइफ में वो अपना आधा हुआ होगा, दूसरे हाफ लाइफ में वो और उसका भी आधा हुआ होगा, तीसरे हाफ लाइफ में उसका भी आधा हुआ होगा, तो मतलब हर बार वो आधा 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 होता चल जाएगा। तो कैसे होगा जरा देखते हैं एक मिनट। मान लो पहली हाफ लाइफ हुई, मान लो n इक्वल टू 1 है, पहली हाफ लाइफ हुई, तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे वो n0/2 बचेंगे। इसके बाद जब n इक्वल टू 2 मतलब दूसरी हाफ लाइफ होगी तो इसके भी आधे बचेंगे, तो n0/2 का आधा। इसे हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं n0/2 की पावर 1, या इस पूरे की पावर इसकी पावर 1। तो दूसरी हाफ लाइफ में ये कितना हो गया, इतना, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, n0/2 की पावर 2। अच्छा, तीसरी हाफ लाइफ में वो इसका भी आधा हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखो, जो बचे हैं वही तो डिके होंगे, जो नहीं बचे हैं वो क्यों डिके होंगे। तो मतलब कहने का ये है कि जब शुरुआत में n0 थे, एक हाफ लाइफ हुई तो टोटल वैल्यू का आधा हो जाना चाहिए, तो n0/2 हो गया। अब कितना बचा हुआ है, n माइनस n0/2 का मतलब n0/2 बचा हुआ है, तो अब उसका आधा होगा, तो इसलिए ऐसा होगा। इसके बाद तीसरी हाफ लाइफ में क्या होगा, इसका भी आधा हो जाएगा, किसका, इसका आधा, तो वो हो जाएगा n0/2 की पावर 2, यानी कि हो जाएगा n0/2 की पावर 3। तो अगर n हाफ लाइफ हो गई हैं
तो जो नंबर ऑफ एटम्स जो बचे होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग वो कितने होंगे, n0/2n। याद रखना है इसको। और अगर n हाफ लाइफ हो गई होंगी तो कितना टाइम बीत गया होगा टोटल? एक हाफ लाइफ में कितना टाइम बीतता है, t/2। एक हाफ लाइफ में कितना टाइम बीतता है, इतना। तो अगर n हाफ लाइफ हुई होंगी तो टोटल कितना टाइम बीता होगा, इतना। ठीक है। एक और चीज होती है इसमें, अभी जरा ध्यान से देखो। हमारे पास ये फॉर्मूला था n इज इक्वल टू n ऑफ t इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। एक चीज होती है एक्टिविटी। एक्टिविटी डिफाइन होती है कैसे, dn बाई dt से। तो dn बाई dt को हम लोग माइनस ऑफ दिस से डिफाइन होती है। तो ये हमारे पास किसके बराबर हुआ, ये हमारे पास बराबर हुआ मान लो r के बराबर। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये कितना आएगा, dn अपॉन dt माइनस का, यहाँ कितना आएगा, इसको माइनस लिया तो यहाँ एक माइनस आया, ठीक। ये हुआ r। तो ये जब डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस लैम्डा। तो माइनस को इधर ले लिया मैंने, तो ये आएगा n0 लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ध्यान रखना, ये जो डिफरेंशिएट करके माइनस आया था यहाँ पे, वो मैंने इधर ले लिया। तो इसको मैं r बोल रहा हूँ और ये मेरे पास आ जाएगा r0। तो जो रिलेशन आपका इसके लिए था, सेम रिलेशन आपका इसको बोलते हैं इनिशियल एक्टिविटी। कैसे पता, लैम्डा तो भाई कांस्टेंट है, वो तो किसी एक टाइप के न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है, n0 ज़्यादा होगा तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने भी बताया कि कोई भी चीज़ वो इस बात पे डिपेंड, उसकी डिसइंटीग्रेशन की रेट इस बात पे डिपेंड करेगी कि इनिशियल कितनी वैल्यू थी। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर इनिशियल नंबर ज़्यादा होगा, अब उसके बाद प्रॉब्लम है कि उसे t हाफ में ख़त्म करना है अपने आप को, तो तेज़ी से डिसइंटीग्रेट होगा। और अगर कम है लेकिन अभी भी उसे t हाफ में ख़त्म करना है तो वो आराम से होगा, ठीक। तो ये हमारे पास बात हुई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अगर इसको देखोगे ध्यान से, इस इक्वेशन को देखोगे ध्यान से और इसका लॉग ले लोगे, कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग, तो ये हो जाएगा ln n ऑफ t और ये हो जाएगा ln n0, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस लैम्डा t और लॉग ऑफ ln e, और ln e कितना होता है 1। तो ये इक्वेशन आई मेरे पास ln n t। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख देता हूँ, लैम्डा t प्लस ln n0। इसको अगर ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको y मान लूँ थोड़ी देर के लिए और इसको x मान लूँ, इसको m मान लूँ और इसको c मान लूँ, तो मेरे पास एक इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर इसको देखोगे तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मतलब इसका प्लॉट कैसा हो रहा होगा, टाइम के साथ t इक्वल टू 0 पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगी कितनी, 1, मैक्सिमम होगी कितनी, n0 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, धीरे 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 डिक्रीज होते जाएंगे। ध्यान रखना ये कभी भी 0 को टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, एक्टिविटी भले ही कम हो जाए लेकिन चलता रहेगा। ये हुआ आपका इसका नॉर्मल ग्राफ। अगर आप लॉग में इसे प्लॉट करोगे तो ये लॉग में कैसा आएगा, इसका स्लोप नेगेटिव है तो ये ऐसा आएगा कितना, t, ये आपका t है ना, इसको चाहे t रहने दो, तो y एक्सिस पे आपका कितना हो जाएगा, ln n ऑफ t और यहाँ पे t। देखो इसका स्लोप निगेटिव आ रहा है, ठीक। इसका मतलब ये कर्व तो शुरुआत में t इक्वल टू 0 में ये इसके बराबर होगा। तो ये कितना है, ये है ln n0 और ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। तो अगर आपको लैम्डा निकालना है तो इसका स्लोप निकाल लो।
इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप जो होगा वो बराबर होगा माइनस ऑफ लैम्डा के। और अगर ये निकल गया स्लोप एक बार, तो आपको पता है कि 0.693 अपॉन टी हाफ भी मिल जाएगा आपको, तो आपको हाफ लाइफ मिल जाएगी। ठीक, तो कई बार ऐसा प्लॉट दिया होता है और उस प्लॉट दिया होता है उसके हिसाब से वो बताता है कि टी हाफ निकालने को बोलता है, तो आप इस तरीके से टी हाफ निकाल सकते हो सकता है कोई और क्वेश्चन हो, लेकिन आपको ये कर्व दे देगा और इससे आपको टी हाफ निकालना पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो हमारी एक तरीके की बात हुई, ठीक है। अब देखो इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि आपने देखा कि जो टाइम था डिके का, जो हाफ लाइफ थी, वो क्या थी, वो प्रोपोर्शनल थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी लैम्डा के। यानी कि जिसका लैम्डा ज्यादा होगा वो उसके लिए टाउ कम होगा, मतलब वो जल्दी से डिके हो जाएगा, और जिसके लिए लैम्डा कम होगा उसके लिए जल्दी से वो डिके हो जाएगा। तो अगर आप इसका प्लॉट बनाओगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मान लो कि 3 कर्व आ रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो जो तेजी से डिके हो रहा है वो लैम्डा बड़ा होगा। ये मान लो लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है। इनिशियल एक्टिविटी दोनों की सेम, सबकी सेम थी, तो इस कर्व से पता चलेगा लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 3, और लैम्डा का इन्वर्स होता है क्या, टी हाफ। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि टी हाफ इसका छोटा होगा और इसका टी हाफ उससे बड़ा होगा और इसका टी हाफ उससे भी बड़ा होगा। 1 2 3, क्योंकि जितना जल्दी डिके होगा उतनी जल्दी वो आधा हो जाएगा, यानी कि कम टाइम में आप आधा हो जाएगा वो। अब एक क्वेश्चन उस दिन मुझे कविता ने भेजा था, और उस क्वेश्चन में क्या ट्रिक थी वो बताता हूं मैं। उस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि कोई एक एलिमेंट है जिसकी टी हाफ दी हुई है कितनी, 69.3 डेज, ये दिया हुआ है, और बोल रहा है कि वो जब देखा गया उस समय वो 20% ही बचा हुआ था, यानी कितना डिके हो गया, 80% डिके हो गया। तो वो बोल रहा है कि बताओ कितना टाइम बीता होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे तो तुम इसको कैलकुलेट करने बैठ जाओगे, अच्छा टी हाफ पता है, इसका मतलब लैम्डा पता है, लैम्डा पता है तो n जो है वो है 20% ऑफ n नॉट, ये आपको पता है, तो ये कितना हुआ 20/100 ऑफ n नॉट, ये आपको पता है। तो आप क्या बोलोगे, चलो n इज इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी में लगा लो, और लैम्डा कहाँ से मिलेगा, लैम्डा यहाँ से मिलेगा कितना 0.693 अपॉन टी हाफ, हमारा लैम्डा हो गया। तो आपको लगेगा ये तो हो जाएगा सर, लेकिन आप ध्यान से देखो कि ये नंबर बहुत सिंपल वाला नहीं दिया हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिया हुआ है। तो अगर आप इसे सॉल्व करने बैठ गए तो फिर आप नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन में। क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और आपसे उतना कैलकुलेशन उस समय होगा नहीं, क्योंकि उस समय प्रेशर में हो गया। तो क्या करना है, तो दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। देखो ये 20% बचा ना, अच्छा उसमें ऑप्शन कैसे दिए हुए थे, ऑप्शन ए दिया हुआ था 161, बी दिया हुआ था 1.61, सी दिया था 0.16 और डी दिया था 0.016, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। ये ऑप्शन भी एग्जैक्टली लिखा नहीं है मैंने, लेकिन रफली इतना था। तो अगर तुम इसे एक तरीका तो ये कैलकुलेट कर सकते हो, अगर कैलकुलेटर है तो तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर पाओगे अभी उस समय। तो आप इसमें करना क्या है, ध्यान से देखो 20% बचा तो कैसे बचा होगा, पहले रहा होगा 100, जब एक हाफ लाइफ हो गई, यानी कि इतने दिन हो गए 69.3 हो गया, तो ये बचा 50, एक हाफ लाइफ हो गई। अब जब दूसरी हाफ लाइफ हो जाएगी तो ये कितना बचेगा 25, क्योंकि अब 50 का आधा होगा ना, तो 69.3 डेज और लगे होंगे। जो 20% बचा होगा तो वो कब बचा होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ और टाइम एक्स्ट्रा गया होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो टाइम है वो हाफ लाइफ से बहुत कम रहा होगा, क्योंकि हाफ लाइफ होने के लिए इसको 12.5 पे होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, यानी कि 2 हाफ लाइफ तो कंप्लीट हो गई, उसके बाद कुछ हुआ। 2 हाफ लाइफ को अगर जोड़ोगे आप तो 60
9.3 को 69.3 में अगर जोड़ोगे तो ये होगा 6, 9 9 18 का 8, ऐसे लगा 1 6 6 12 और 1 13, यानी कि 138 तो हो गया था। तो यानी कि अब तीसरी हाफ लाइफ होती तो एक बार 169.3 और जुड़ा होता, लेकिन उतना तो हुआ नहीं, यानी कुछ ही थोड़ा पार्ट इसमें और जुड़ा है। अब देखो इसमें इस नंबर को देखो और इन सारे नंबर को देखो, इनमें से सिर्फ एक नंबर ये वाला है जो मैच कर रहा है उससे, ठीक, कोई और नंबर नहीं है जो उसके क्लोज भी हो। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, ये स्टूडेंट्स की बहुत गलतफहमी होती है कि हम हर क्वेश्चन को तो सॉल्व करके निकाल देंगे, नहीं। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फंसाने के लिए होते हैं, तो आप उस जाल में ना फंसें। अगर आप उस जाल में फंसे तो गए। आपको दिमाग अपना चलाना है और अपने दिमाग को चला के उसको इस कुछ मेथड से सॉल्व करना है। मेरा ये मतलब नहीं किसी को सॉल्व नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फंसाएंगे, तो आपको उनसे बचना है, उनको ध्यान से सॉल्व करना है अपने कॉमन सेंस से। हर पेपर में इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते ही हैं जिसमें आपको कॉमन सेंस लगाना होगा, ठीक, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और कुछ क्वेश्चन करने के बाद ये क्लास बंद करेंगे और ये हमारा इस यूनिट का एंड हो जाएगा। बस एक बचेगा इसमें रामन इफेक्ट, वो किसी दिन में पढ़ा देता हूँ आपको, बहुत सिंपल है तो पढ़ा देता हूँ। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो पूरा न्यूक्लियर वाला रखने वाला हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ और मिक्स नहीं कर रहा हूँ। रामन इफेक्ट बहुत सिंपल है, किसी दिन भी आपको पढ़ा दूंगा मैं, बट अदरवाइज ये यूनिट का एंड हो जाएगा आज। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरी बात, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फिशन और फ्यूजन। तो फिशन और फ्यूजन के बारे में आपको बता दिया हूँ मैं कि कैसे होता है। और रही बात उसमें एनर्जी कैलकुलेट करने की, तो एनर्जी कैलकुलेट करने का मेथड वही है जो हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले में, हाइड्रोजन वाले में कर रहे थे कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका जो मास है वो मास उसके टोटल मास से कम आ रहा है, ठीक, उसका टोटल मास जो है वो उसके कैजुअल कैलकुलेशन से कम आ रहा है। इसी तरीके से जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा या न्यूक्लियर फिशन होगा तो जो प्रोडक्ट होंगे उनका जो मास आएगा वो जो ओरिजिनल जो रिएक्टेंट थे उनसे कम आएगा, यानी कि कुछ मास लॉस होगा, और जो मास लॉस होगा वही आपका एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक। तो आप लोग उसके क्वेश्चन करोगे, मेथड बिल्कुल सेम है। जब आप क्या करोगे, जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मास टोटल कैलकुलेट करोगे, मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। उसके बाद दूसरे का कैलकुलेट करोगे, जो आपके रिएक्टेंट्स थे दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मास डिफरेंस मिलेगा, और जो मास डिफरेंस आपको मिलेगा उस मास डिफरेंस से आप एक्चुअली कैलकुलेट कर पाओगे कि हमारा कितना एनर्जी निकला, ठीक है। कुछ दिक्कत आएगा तो आप पूछोगे, लेकिन उसमें कुछ बताने लायक और नहीं बचा, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक जो डिस्कशन है वो कर लिया है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है कि हमारे एक चीज़ क्विकली समझ लो कि जो रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है बेक्यूरल, उसे हम बोलते हैं 1 BQ, और ये होती है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, मतलब एक न्यूक्लियर डिके हुआ उसको 1 डिसइंटीग्रेशन बोल रहे हैं। और याद रखिए कि 1 क्यूरी जो होता है वो होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या डीके पर सेकेंड, और 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरल, क्योंकit ये 1 बेक्यूरल है। तो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो AU है 198, इसकी T हाफ दी हुई है हमको, और कितनी दी हुई है 2.7 डेज, ये दिया हुआ है। कह रहा है डीके कांस्टेंट बताओ, तो डीके कांस्टेंट कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ, यानी कि 0.693 अपॉन 2.7, और इसको सॉल्व करोगे और इसको अगर आप डेज को कन्वर्ट कर लो काय में सेकेंड्स में, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे, और एक्चुअली एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं, याद कर लो इस बात को। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो जब आंसर आएगा वो आएगा 2.97 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, 6 सेकेंड नहीं पर सेकेंड, ठीक। एक ये मैंने क्या किया, यहाँ पे डेज को कन्वर्ट कर लिया काय में सेकेंड्स में, एक दिन में यानी 24 घंटे में हमारे पास 86,400 सेकेंड होते हैं, याद कर लो, काम में आएगा हमेशा। तो पहला पार्ट हो गया हमारा। इसके आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
198 न्यूक्लियाई विल डिके इन 1 सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है 1 सेकेंड में डिके होने की। ठीक, तो ये बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी तो होती है, ये बता रहा है 1 सेकेंड में डिके होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो यही प्रोबेबिलिटी है 1 सेकेंड में डिके होने की। लैम्डा इज बेसिकली डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो पर सेकेंड में कितने डिके, क्या डिके होगा उसी की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी टू डिके इन 1 सेकेंड, प्रोबेबिलिटी टू डिके इन 1 सेकेंड। थर्ड हमसे पार्ट पूछ रहा है कि बताओ अगर हमारे पास शुरुआत में 1 माइक्रोग्राम सैंपल था, व्हाट इज द एक्टिविटी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 1 माइक्रोग्राम, और ये कितना दिया है, AU दिया है 198। ठीक है, तो इनिशियल तो पूछ रहा है बहुत ज्यादा इनिशियल एक्टिविटी। इनिशियल एक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा n नॉट। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि इनिशियली कितने नंबर थे, इनिशियल एक्टिविटी बोलते हैं। तो अगर मुझे पता चल जाए कि n नॉट कितना था तो मेरा काम हो जाएगा। n नॉट निकालने के लिए मेरे पास बहुत आसान तरीका है, क्योंकि मुझे पता है क्या, इसका मास नंबर पता है मुझे, जो कि ऑलमोस्ट इसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। दूसरी चीज़ मुझे पता है कि एक एटॉमिक मास में कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 6.023 × 10⁻23। तो यानी कि 198 में कितने होंगे, 198 ग्राम में कितने होंगे, 6.023 × 10⁻23 न्यूक्लियाई। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.023 × 10⁻23 अपॉन 198। तो हमसे 1 माइक्रोग्राम में पूछ रहा है, तो 1 माइक्रोग्राम में कितने होंगे, 1 × 10⁻⁻6 × 6.023 10⁻23 अपॉन 198। ठीक है, बस हो गया काम, इसको सॉल्व कर लो। ये आपके पास आ गया n नॉट। लैम्डा आपको अभी पीछे से पता था, लैम्डा कितना निकाला था आपने, लैम्डा निकाला था 2.97 × 10⁻⁻6। ये इनिशियल एक्टिविटी हो गई। अब वो बोल रहा है बताओ 1 वीक के बाद, जब 1 वीक हो जाएगा तो कितने डिके पर सेकंड होंगे, यानी कि वो एक्टिविटी पूछ रहा है 1 वीक के बाद। तो यानी हमसे ए पूछ रहा है, ये हमने ए नॉट निकाला है ना, या आर नॉट निकाला, हमने फॉर्मूला लिखा था R = R नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। तो आप कुछ बुक में इसे R नॉट लिखते हैं, कुछ बुक्स में एक्टिविटी को A लिखते हैं। मैं एक्टिविटी को रेट है क्योंकि तो R लिखता हूँ, लेकिन इसका ये भी फार्मूला करेक्ट है, A नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो अब मेरे को बेसिकली ये निकालना है 1 वीक के बाद। तो पहले निकालना होगा 1 वीक के बाद का मतलब है कि जब मैंने देखना शुरू किया। तो हमारे पास A नॉट कितना आया, A नॉट या R नॉट अभी निकल के आया 0.8, ये आया, कैलकुलेट करोगे तो निकल के आएगा आपके पास 9.03 × 10⁻9 बेक्यूरेल, इतना आया। तो हमसे R पूछ रहा है 1 वीक के बाद। ठीक, तो हम निकाल लेंगे कि 1 वीक में कैसे निकालेंगे। तो A पूछ रहा है हमसे या R पूछ रहा है, R नॉट कितना है 9.03 × 10⁻9 e टू दी पावर, लैम्डा की वैल्यू हमने अभी निकाली और लैम्डा की जगह हम रख सकते हैं 0.693 अपॉन 2.7। ये क्या में था, डेज में, और 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो ये डेज से डे कट गया और हमारे पास जो आंसर आएगा 1.5 × 10⁻9 बेक्यूरेल आएगा। ठीक है, तो मतलब बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें फार्मूला पता है तो तुम सटासट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन के बाद ये एंड करने वाला हूँ मैं क्लास को। अब हमसे ये क्वेश्चन हो गया
मिटाते हैं इसको। अब एक थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 4.8 इंटू 10⁻³ ईयर्स, यानी कि टी हाफ दिया हुआ है। फोर 4.8 इंटू 10⁻8 ईयर्स दिया हुआ है। और कह रहा है अगर शुरुआत में इफ देयर वर 10⁻³ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल टुडे, आज के टाइम में 10⁻³ है, यानी कि n जो दिया हुआ है वो 10⁻³ दिया है। देखो ये n नॉट नहीं है, n दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि 4 इंटू 10⁻9 ईयर्स पहले इसके कितने रहे होंगे। तो सिंपल है ये, तो बेसिकली जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, हमसे n नॉट पूछ रहा है, कितने ईयर पहले, इतने ईयर पहले। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको, देख लो कितनी हाफ लाइफ हुई। देखो कैसे, तो टोटल इतना ईयर पूछ रहा है और हाफ लाइफ इतनी है, तो आपको पता था n इंटू टी हाफ इज इक्वल टू टोटल टी। ऐसा आप हमेशा नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा वो वैल्यू उससे फिक्स होके कैलकुलेट होके नहीं निकलेगी। तो n कितना आएगा, यहाँ से n आएगा, t कितना हुआ, इतना, इतने टाइम बाद पूछ रहा है, इतने टाइम पहले पूछ रहा है, 10⁻9, और ये कितना है 4.8 इंटू 10⁻8। रफली अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखोगे तो ये आपके पास आएगा 10 के बराबर। बस हो गया। आपको पता है कि एक हाफ लाइफ में अगर n हाफ लाइफ हुई है तो कितना बचेगा, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n। ये आपको दिया हुआ है, ये n नॉट पूछ रहा है, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, है ना, होता है ना। 2 की घात 5 होता है 32, 2 की घात 6 होता है 64, फिर 128, फिर 256, फिर 1024। तो आपको बेसिकली n नॉट कैसे मिलेगा, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻³ इंटू 1024, ठीक, ये n नॉट हो गया। तो ये सब आपको करते रहना पड़ेगा कि 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 20 कितना होता है, ठीक है। इस टाइप, इसमें ना मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा जो हेयर एंड देयर होंगे। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन लगाओ, जो क्वेश्चन नहीं होगा मुझे भेजो, और अपना दिमाग को चालू रखो, दिमाग को बंद मत करो। दिमाग को बंद मत करो का मतलब ये है कि हमेशा चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसे आपको दिखती हैं, आपको कभी कभी उनको देखना पड़ता है, ठीक है। चलो तो फिर क्लास बंद करते हैं, और हमारा इस पे एक टॉपिक रहेगा रामन इफेक्ट। तो जो कल का क्लास, अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, उसमें मैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी न्यूक्लियस ऑलरेडी चल रहा है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल, न्यूक्लियर शेल मॉडल, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये सब पढ़ा के उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों का जो डाउट होगा वो आप भेज दीजिएगा। चलिए, बाय बाय।